हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं एचटेट 2020 का टीजीटी और पीजीटी दोनों का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। पहले हम 2021 और 2022 का डिस्कस कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन है जो सिमिलर आते हैं या सिमिलर थ्योरी से ही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं 2020 का साइको का जो सेक्शन है 30 क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे लेवल 2 और लेवल 3 दोनों के लिए। तो अभी लेवल 2 के लिए देख लेते हैं टीजीटी में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे 2020 में। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। प्रमुख नियम नहीं है ये बताना है। अब थॉर्नडाइक की थ्योरी जिसने देखी है उसको अच्छे से पता होगा कि कौन से गौण नियम है और कौन से मुख्य नियम है। 3 मुख्य नियम दिए थे इसमें। लॉ ऑफ एक्सरसाइज था, ये मुख्य नियम है। लॉ ऑफ इफेक्ट था, ये भी मुख्य नियम है। इस इफेक्ट में जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला जो कंसेप्ट था वो लॉ ऑफ इफेक्ट में आता है। लॉ ऑफ रेडीनेस ये भी फर्स्ट मुख्य नियम था, तो यहाँ से बचा लॉ ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, ये मेन नियम, ये तीनों ही मेन नियम थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है, इस पे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल देके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक घोड़े को पानी की नदी के पास तो ले गए लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कौन से नियम के अंतर्गत आता है? थॉर्नडाइक के। तो ये रेडीनेस, तत्परता का नियम था। जब तक कोई रेडी ही नहीं है उसे सीखने के लिए तो हम उसे कुछ नहीं सिखा सकते। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामान्यकरण का नियम। सेकेंड ऑप्शन है, द फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था, इसका सीधा सा आंसर है मेयर एंड सेलोवे ने। ठीक है, इमोशनल बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि का फर्स्ट टाइम दिया था जिसने। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड एंड फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ हर लर्निंग डेफिशिएंसी। हमें बताना है कि कौन सा जो अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिकतम न्यूनता के मूल कारणों को जानने के प्रयास पर आधारित है। कौन सी अप्रोच है जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं उनको मतलब व्यवहार का को जानने के लिए उपयोगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइको एनालिटिक नहीं है, मनोविश्लेषणात्मक नहीं है, ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। बिहेवियरल अप्रोच, हमें क्या पता करना है, बिहेवियरल भी नहीं है, क्योंकि अगर बिहेवियरल अप्रोच होती तो इसमें सारे सबकी आती, इसमें डिसेबल्ड की नहीं आती, ओनली जो मेंटली फिट होते हैं उनका भी तो बिहेवियरल अप्रोच आती। तो यहाँ से हो जाएगा इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, व्यक्तिगत निर्देशनात्मक नियम। ठीक है, क्योंकि हम इंडिविजुअल का कर रहे हैं ना, हर एक जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उनका रीज़न फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग। ओके, हिडन लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। लेटेंट लर्निंग, छुपी हुई जो लर्निंग होती है, ये बताया था टॉलमैन ने। तो कर्ट लेविन नहीं है, कर्ट लेविन ने दी थी फील्ड थ्योरी। थॉर्नडाइक नहीं है, पावलव भी नहीं है, यहाँ से टॉलमैन, एडवर्ड चार्ल्स टॉलमैन इसका राइट हो जाएगा। टॉलमैन ने ही दी थी अपनी जो इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थ्योरी है टॉलमैन की। तो उन्होंने अपनी हिडन लर्निंग बताया था, लेटेंट लर्निंग की हर बच्चे के अंदर होती है जिसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब किसी बच्चे को अगर हम ये बोलें कि तू ये सम सॉल्व कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए सम सॉल्व कर सकता है, तो हम उसको इतना प्रोत्साहित कर देंगे तो वो डेफिनेटली उस सम को सॉल्व कर लेगा। ये होती है लेटेंट लर्निंग, हिडन लर्निंग। टॉलमैन ने दिया था ये कंसेप्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु वॉज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो इसका सीधा सा आंसर है विलियम जेम्स। जेम्स ने दिया था प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इनेट मोटिव, आंतरिक या फिर जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है बताना है। अवार्ड, पुरस्कार नहीं, ये तो बाह्य है, कोई और देते हैं हमें। भूख या हंगर हमें अंदर से लगती है तो ये जन्मजात है। ठीक है, हंगर। पनिशमेंट भी कोई और देता है, प्रोत्साहन भी कोई और देता है। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा सिक्स्थ क्वेश्चन का। सेवंथ है, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द सेक्सुअल चेंजेस दैट ऑक्यर इन द चाइल्ड्स बॉडी स्टार्ट टू अपीयर। ठीक है, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? तो हमें ये बताना है। अब देखो, अर्ली चाइल्डहुड इसमें तो नहीं होता, तो यहाँ से हो जाएगा
कैंसिल। उसके बाद है लेटर एडोलसेंस, एडल्टहुड। एडल्टहुड है, एडल्टहुड में तो बहुत ज़्यादा आगे की हो जाती है, तो यहाँ से तो बिल्कुल ही मतलब अपीयर हो जाएंगे। तो हमें पूछा है स्टार्ट टू अपीयर, तो यहाँ से प्यूबर्टी एज आंसर हमारा राइट हो जाएगा, जो एडोलसेंस में होती है। अब देखो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है लेटर एडोलसेंस और फोर्थ ऑप्शन है प्यूबर्टी, तो अगर यहाँ से लेटर एडोलसेंस की जगह अर्ली एडोलसेंस होता ना तो वो भी राइट आंसर होता, क्योंकि प्यूबर्टी की जो एज है व्यय संधि ये भी एडोलसेंस में ही मानी जाती है। यहाँ पे अगर लेटर लेट एडोलसेंस दिया है इसलिए ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और व्यय संधि काल यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी का मतलब ही होता है जो चेंज, जो परिवर्तन होते हैं सेक्सुअल चेंजेस, उसी को हम प्यूबर्टी बोलते हैं, जो किशोरावस्था में ही होती है। ठीक है, यहाँ पे एडोलसेंस भी राइट आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे लेटर एडोलसेंस दिया है इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है। 8th क्वेश्चन है बट इज द अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है, ये पैवलव ने दी है क्लासिकल कंडीशनिंग, और इसका अदर नाम पूछा है तो ये है टाइप एस कंडीशनिंग। ध्यान रखना, स्टिमुलस कंडीशनिंग इसको बोला जाता है, जिसमें स्टिमुलस को ही, किसी भी स्टिमुलस को ही पाने के लिए जो क्रिया की जाती है, अनुक्रिया, तो इसको बोलते हैं टाइप एस कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये पैवलव ने दिया था। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, बट इज द एज ग्रुप गिवन बाय एरिक्सन फॉर द स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। अभी तक हमने ऐसा कोई एग्जाम नहीं देखा जिसमें एरिक्सन से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रम वाइज हमें इसके नाम याद करने होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 6 से 11, 12 से 20, 3 से 6 और या 18 मंथ से 3 ईयर। अब इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी पूछा है, ये होती है फोर्थ स्टेज, फोर्थ स्टेज। ठीक है, फोर्थ स्टेज में आते हैं 6 से 11 साल के बच्चे, इसको बोला जाता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। सेकंड 12 से 20 साल के में आते हैं आइडेंटिटी, जो फिफ्थ जो स्टेज होती है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। और 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं जो पहल बनामहीनता होती है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो थर्ड स्टेज होती है। ठीक है, और 18 मंथ से लेके थर्ड स्टेज तक सेकंड स्टेज के बच्चे आते हैं, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है, ये सेकंड स्टेज है। तो हमसे पूछा है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी होती है फोर्थ स्टेज, ध्यान रखना यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री ही बार बार आ रही है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, 6 से 11 साल के बच्चे फोर्थ स्टेज। ठीक है, 10th क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। नोट बताना है, ध्यान रखना। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है ये, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। शांतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं भाई, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, तो ये भी बिल्कुल सही है। पैटर्न एक रूपता होती है पैटर्न में, हर बच्चे का जो विकास है वो सिमिलर ही होगा। जैसे पहले क्रॉलिंग करना स्टार्ट करेगा तो वो बच्चा चाहे कहीं भी है, किसी भी देश का है, वो पहले क्रॉलिंग ही करना स्टार्ट करेगा, फिर वो चलना स्टार्ट करेगा, तो सेम यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है डेवलपमेंट। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। देखो ये यहाँ से गलत हो जाएगा, मैंने इसका बताया था आपको कि जी टू एस जाना है हमें, मतलब अल्फाबेट्स में जी पहले आता है, एस बाद में आता है, तो यहाँ भी जी पहले आएगा, तो यानी जनरल टू स्पेसिफिक होता है हमारा जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की हो जाता है, और यहाँ बोला है कि स्पेसिफिक टू जनरल, तो यहाँ से यही रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, 11th क्वेश्चन है which of the thought of school in psychology is also called a black box theory। ओके, ब्लैक बॉक्स थ्योरी क्या होती है भाई, माइंड को है ना चाइल्डहुड में होती है ये ब्लैक बॉक्स थ्योरी, बोला गया है। इसमें क्या होता है कि जो हम सोचते हैं वो हम बाहर नहीं निकालते, मतलब जो हम सोच रहे हैं ना वो नहीं कर, अब हम सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा बिहेव करूंगी किसी के साथ और ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी, बट सिचुएशन के हिसाब से फिर सेम ही हम बिहेव करने लग जाते हैं, तो ये बिहेवियरिज्म पे डिपेंड होती है ब्लैक बॉक्स। तो व्यवहारवाद पे काम करती है ब्लैक बॉक्स थ्योरी, माइंड में हम सोच कुछ हो रहे हैं, बाहर कुछ और निकाल रहे हैं, बिहेवियर कुछ और कर रहे हैं, तो ये ब्लैक बॉक्स थ्योरी चाइल्डहुड में बेसिकली ये होता है, थॉट्स ऑफ स्कूल जिसको बोला जाता है। 12th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। नोट पूछा है मानसिक, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है पूछा है, तो फर्स्ट है समायोजन योग्यता, इसका मतलब अगर वो एडजस्ट कर रहा है तो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनली भी मैच्योर है तो भी उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। उसके अंदर आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो भी मेंटल हेल्थ अच्छी है, तो असहनशीलता, हाँ ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं होता असहनशीलता, इंटॉलरेंस होती है जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है स्केल 1 इन कैटल कल्चर प्ली इंटेलिजेंस टेस्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय whom।
प्रिपेयर्ड फॉर होम किसके लिए बनाई गई थी? स्केल 1 जो कैटल ने दी थी स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। जो स्केल 1 थी वो दी थी, सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट है, 4 to 8 ईयर्स मेंटल डेफिशिएंट पर्सन। जो फर्स्ट स्केल दी थी 4 to 8, और जो सेकंड स्टेज दी थी वो 8 to 12 थी, और थर्ड दी थी वो 14 से ज़्यादा साल के बच्चों के लिए थी। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट है 13th क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर फॉर प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के लिए लॉजिकल ऑर्डर पूछा है कि कौन सा होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रिपरेशन आएगी, सबसे पहले तो प्रिपरेशन होती है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमसे करेक्ट पूछा है। प्रिपरेशन तीनों में है। उसके बाद क्या होती है? प्रिपरेशन के बाद हम करते हैं मेंटेन करते हैं किसी भी चीज़ को, जिसको इनक्यूबेशन बोलते हैं। ये थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। पहले करते हैं तैयारी, फिर करते हैं मेंटेन किसी भी चीज़ को, परिपाक, फिर होती है अंतर्दृष्टि, फिर होती है वेरिफिकेशन, सत्यापन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट है, प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, इनसाइट और वेरिफिकेशन। क्रिएटिविटी का ये स्टेप होता है, ऑर्डर होता है ये। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा 14th क्वेश्चन का। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड विद द ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी? पहले तो आप ये बताइए। स्किनर की है ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना, क्रिया प्रसूत सिद्धांत इसको बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने री इन्फोर्समेंट दिया था, अच्छे से पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस रिकवरी दी थी, विलोपन का भी दिया था। जब वो बिल्ली पिंजरे के अंदर थी तो फूड विलोपन हो जाता था कभी कभी, तो ये एक्सटिंक्शन है। तो इंसाइट नहीं दी थी। इंसाइट किसकी है? अंतर्दृष्टि है, वो वर्दिमर, कॉफका और कॉलर की गेस्टोल्ट वाद ने दी थी इंसाइट की थ्योरी। ठीक है, हमें नहीं बताना था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। 16th, हु इंट्रोड्यूसेस लर्निंग डिसेबल्ड वर्ड वेरी फर्स्ट फॉर द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वेरियस लर्निंग प्रॉब्लम्स। जो लर्निंग डिसेबल वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया था? उन बच्चों के लिए दिया गया था जो लर्निंग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो सबसे पहले ये दिया था किर्क ने, सैमुअल किर्क ने। डिसेबल्ड, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन बोला था। ठीक है, अधिगम और अक्षम, सैमुअल किर्क। 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट सपोर्टर ऑफ व्यूज अबाउट साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने नहीं बोला था, ये पूछा है। तो हमें पता है कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान बोला गया था, फिर चेतना का विज्ञान बोला गया था, और जो भी प्रेजेंट में चल रहा है वो व्यवहार का विज्ञान बोला जाता है, मनोविज्ञान को। तो यहाँ से ऑप्शन प्लेटो, अरस्तु और डिकार्टे, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, इन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो जो विलियम वुंट है, यहाँ से ऑप्शन राइट हो जाएगा। विलियम वुंट ने चेतना का विज्ञान कहा था मनोविज्ञान को। तो हमसे यही पूछा है कि आत्मा का विज्ञान साइंस ऑफ सोल कौन नहीं मानता? तो वुंट नहीं मानता, ये तीनों मानते हैं कि आत्मा का विज्ञान होता है मनोविज्ञान। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। और अभी प्रेजेंट में व्यवहार का विज्ञान चल रहा है, ये याद रखना। मॉडर्न जो साइकोलॉजी है व्यवहारवाद पे ज़्यादा कंसंट्रेट करती है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? जो पुनर्जन्म जो बताते हैं ना कि हम रीबर्थ के बारे में बता सकते हैं, आपके पुनर्जन्म के बता सकते हैं, तो उन्होंने कौन सी साइकोलॉजी पढ़ी होती है, ये बताना है हमें। तो फिजियोलॉजिकल नहीं हो सकती, दैहिक मनोविज्ञान इसमें नहीं आता, नैदानिक क्लिनिकल साइकोलॉजी भी नहीं हो सकती। नैदानिक में क्या होता है? जो मतलब मेंटल रिटार्डेड जो चिल्ड्रन होते हैं या फिर जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं, उनकी कोई ना कोई समस्या का समाधान किया जाता है, निदान किया जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी वो होती है। ठीक है, और विकासात्मक मनोविज्ञान तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? पैरासाइकोलॉजी, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। जो रीबर्थ से रिलेटेड कौन सी साइकोलॉजी होती है? पैरासाइकोलॉजी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इन विच स्टेट चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड हाइपोथेसिस एंड गेटिंग थिंकिंग एबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। किस एज में बच्चा लॉजिकल हो जाता है पियाजे के अनुसार? यानी जो तार्किक वाक्य, मतलब जो उन्होंने कभी देखा भी नहीं है उसे समझने के वो लायक हो जाता है। तो 0 to 2 तो वैसे भी नहीं हो सकती, सेंसरी मोटर स्टेज, तो ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। 2 to 6 नहीं हो सकती, 6 से 11 भी नहीं है। इसका आंसर है फोर्थ, 11 to 15। लास्ट जो स्टेज थी पियाजे की, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसी एज में जो बचा है वो हाइपोथेटिकल रीजनिंग और थिंकिंग सीखता है। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में 11 से 15, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
20th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजी स्टडीज अबाउट मैंस थिंकिंग मेमोरी लैंग्वेज परसेप्शन। जो मानसिक संरचनाएं होती है, चिंतन जो करते हैं, इस पे कौन सी जो साइकोलॉजी है वो काम करती है। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी नहीं है, कोग्निटिव साइकोलॉजी। कोग्निशन इसी इसको बोला जाता है जो माइंड में प्रोसेस चलती है, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट भी मानसिक विकास को बोला जाता है। मन में जो चीज चल रही होती है, लैंग्वेज, मेमोरी, परसेप्शन, थिंकिंग, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, कोग्निटिव। और पियाजे ने इसको नाम दिया है स्कीमा, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड कहा है, स्कीमा दिया है, ठीक है। यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोग्निटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय क्रेशमर। ठीक है, अब क्रेशमर ने कौन सी नहीं दी है हमें ये बताना है। क्रेशमर ने कौन कौन सी दी है। पिकनिक है वो क्रेशमर ने दी है। पिकनिक कौन से होते हैं याद रखना, जो फैट होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, लाइक डॉक्टर हाथी, जो खाना पीना पसंद करते हैं, पिकनिक पे जाना पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं एस्थेनिक। एस्थेनिक कौन से होते हैं, पोपटलाल, जो पतले होते हैं। एस्थेनिक है ना, थिन से याद रखना, जो थिन होते हैं, स्मॉल होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है, पोपटलाल टाइप्स। और एक दी थी एथलेटिक, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, मस्कुलर जो होते हैं, लार्ज बोन्ड जिनको बोलते हैं, तो एथलेटिक। ये तीनों क्रेशमर ने दी थी। एस्थेटिक नहीं दिया था, एस्थेटिक शेल्डन ने दिया था। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, कलात्मक। ध्यान रखना तीन कौन कौन सी दी थी क्रेशमर ने, पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक, ठीक है। पिकनिक डॉक्टर हाथी, पोपटलाल और सोडी, ठीक है। एथलेटिक, एस्थेनिक और पिकनिक। उसके बाद एस्थेटिक थी ये शेल्डन ने दिया था, कलात्मक। ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। 22nd वट इज द एज ग्रुप फॉर द मॉरल डेवलपमेंट स्टेज, हिट्रोनॉमी, रेसिप्रोसिटी गिवन बाय जीन पियाजे, प्रायिकता, अन्योन्यता। अब हमें पता है कि सबसे पहले नैतिक विकास के बारे में जीन पियाजे ने बात करी थी, उसके बाद फिर कोहलबर्ग ने आगे ले जाने का काम किया था। वैसे तो नैतिक विकास में कोहलबर्ग का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन पियाजे ने ही स्टार्टिंग की थी सबसे पहले। उन्होंने 2 स्टेज बताई थी, हिट्रोनॉमी स्टेज और ऑटोनॉमी स्टेज। तो ये आप यहाँ से एक याद रख सकते हैं, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऑटो यानी सेल्फ, तो सेल्फ कौन से बच्चे होते हैं जो बड़े हो चुके हैं, एडोलसेंस में आ चुके हैं, ठीक है, वो ऑटोनॉमी होते हैं। तो 11 से 13 यहाँ से कट हो जाएगा और 13 से 18 भी यहाँ से कट हो जाएगा, बचेगा 2, 0 to 5 ईयर्स और 5 to 8। अब जो हीट्रोनॉमी दी थी ना, 2 स्टेजेस ही दी थी। हीट्रोनॉमी में 5 से 8 साल के बच्चे लिए थे और 8 से 11 साल के बच्चों के बीच में गैप रखा था, उसके बाद 11 से ऑनवर्ड लिए थे। तो यहाँ से 5 to 8 हीट्रोनॉमी में इसका आंसर राइट हो जाएगा पियाजे के अनुसार, ठीक है। प्रायिकता, अन्योन्यता, दूसरों पे डिपेंड रहना, ये 5 से 8 साल के बच्चों में होता है। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है पियाजे द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। कौन सा नहीं है ये बताना है। प्रत्यक्षीकरण, प्रभाविता, ये तो है, तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद है इमोशनल इंस्टेबिलिटी, नहीं है पूछा है ना, हाँ नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा तो यही हो जाएगा परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस, ठीक है। क्योंकि लर्निंग डिसेबल्ड अगर कोई बच्चा है तो उसमें प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता नहीं हो सकती। आगे क्या, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, यस, इमोशनल इंस्टेबल होते हैं लर्निंग डिसेबल वाले बच्चे। डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन भी मिलेगा और आवेग भी मिलेगा, इम्पल्सिविटी। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये लर्निंग डिसेबल्ड की विशेषता नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट है, परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था। 24th वट इज़ द IQ रेंज ऑफ सेवर मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। अब हमें पता है कि मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन में भी पार्ट्स होते हैं, सेवर, माइल्ड, मॉडरेट, ठीक है। और तो सेवर कौन सा होता है, बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, जिनकी गंभीर के बाद एक आता है गहन। गहन होता है बिलो 20। तो जो गंभीर वाले होते हैं ये 20 से 35 के बीच में आते हैं, ठीक है। मॉडरेट आते हैं 36 से 51। उसके बाद माइल्ड आते हैं 50 to 60। याद रखना ये माइल्ड में आते हैं, ये मॉडरेट में आते हैं और ये सेवर में आते हैं, और ये बिल्कुल ही जो गहन होता है उसमें आते हैं बिलो 20, गहन मानसिक मंदता। ये गंभीर पूछा है तो 20 से 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25th इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रेंडशिप डेवलप्स टुवर्ड्स सेम सेक्सुअल ग्रुप्स, ठीक है। तो सेम मतलब लड़के जो होते हैं वो लड़कों की कंपनी पसंद करते हैं, लड़कियां जो होती है वो लड़कियों की कंपनी पसंद करती है। तो ये होता है लेटर चाइल्डहुड में। तो लेटर चाइल्डहुड की एज होती है 10 से 12 साल,
ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम सेक्स में रहना पसंद करते हैं बच्चे, उनके साथ ही ग्रुप बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, और जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो उनको पता ही नहीं होता, वो तो दोनों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। और एडोलसेंस आ जाती है, उसके बाद विपरीत जेंडर की तरफ आकर्षण होता है, तो सेम ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। लेटर चाइल्डहुड 10 से 12 साल। ठीक है, 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग, यथार्थवादी चिंतन कौन सा नहीं है। अब आप यहाँ से इसको छांट सकते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। कन्वर्जेंट थिंकिंग अभिसारी चिंतन होता है, ये बिल्कुल रियल होता है। क्रिएटिव थिंकिंग भी रियलिस्टिक थिंकिंग में आती है, और आलोचनात्मक थिंकिंग भी रियलिस्टिक में आती है, लेकिन उसके बाद जो स्वलीन चिंतन बनता है ना, ये रियल नहीं होता। ऑटिस्टिक थिंकिंग कौन सी होती है, हम अपने मन में ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ, तो ये रियल नहीं होता, तो इसलिए ये रियलिस्टिक थिंकिंग नहीं है, ऑटिस्टिक थिंकिंग। ठीक है, 26 का फोर्थ सही हो जाएगा। 27th, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच साइकोलॉजिस्ट वॉज नॉट सपोर्टर ऑफ ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी, मानवतावादी मनोविज्ञान के समर्थक कौन नहीं है बताना है। तो यहाँ से फ्राइड, जो सिगमंड फ्राइड है, जिन्होंने पर्सनैलिटी में मनोविश्लेषणात्मक एंड साइको एनालिटिक थ्योरी दी है, वो मानवतावादी नहीं है। बाकी जो मैस्लो, रॉजर्स और कॉम्स है, ये तीनों ही मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, फ्राइड आंसर हो जाएगा राइट। 28th, हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया था। क्या पूछा, प्रोफाउंडर, ओके, प्रोफाउंडर पूछा है, एक सेकेंड। हु वॉज द प्रोपाउंडर पूछा है, प्रवर्तक पूछा है संरचनावाद के, तो आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स नहीं, विलियम वुंट। विलियम वुंट, विलियम जेम्स तो व्यवहारवादी थे, विलियम वुंट यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, संरचनावाद। ठीक है, प्रकार्यवाद दिया था जेम्स ने, ओके, और जो संरचनावाद था वो विलियम वुंट ने दिया था, यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने चेतना का विज्ञान माना था साइकोलॉजी को, विलियम वुंट, और ये वही है जिन्होंने लिप्जिंग में अपनी पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 में, विलियम वुंट ने। 29th क्वेश्चन है, which of the following component is not related with the motivation cycle, मोटिवेशन चक्र से कौन संबंधित नहीं है। ठीक है, तो नीड, आवश्यकता संबंधित है, क्योंकि हमें किसी ना किसी चीज की बार बार सेम चीज की हो सकती है नीड। ड्राइव भी संबंधित है। ठीक है, इमोशंस चेंजेबल होते हैं, ये मोटिवेशन साइकिल से संबंधित नहीं होते, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, संवेग। 30th क्वेश्चन है, द इमोशन ऑफ फियर एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिंक्ट, मतलब जो भय का जो संवेग है ना, वो किस प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं, रिपल्शन से नहीं है, प्रतिकर्षण, युयुत्सा यानी प्यूग्नेसिटी से भी बिल्कुल भी नहीं है, शरणागत कोई मेल ही नहीं खाता, तो तीनों ऑप्शन यहाँ से कट जाएंगे। तो 30 क्या है, बच के निकलना, पलायन करना, भय का संवेग है वो स्केप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था लेवल 2 टीजीटी का स्टेट 2020 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम और सब्जेक्ट्स के भी P5Q करने वाले हैं, और उसके बाद जो सिलेबस में मॉडिफिकेशन हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, वो भी हम कंसेप्ट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। अभी हम करने वाले हैं लेवल 3 का 2020 का क्वेश्चन पेपर। ये पीजीटी लेवल 3 का 2020 के CDP के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन है रिपीट हुआ है 2021 में भी, सेम क्वेश्चन बिल्कुल एकदम एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, विशेषता नहीं ही पूछा हुआ था। तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस, विकास में परिवर्तन ऑब्वियसली होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल, ये शायद टीजीटी में भी आया है ये क्वेश्चन सेम, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल होता ही होता है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। डेवलपमेंट पैटर्न्स आर अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता भाई, प्रिडिक्टेबल होता है, कितनी बार पढ़ लिया हमने, पूर्वानुमान लगा सकते हैं हम डेवलपमेंट का, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस भी होते हैं, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, पता नहीं कितनी बार हर एग्जाम में पूछा गया है डेवलपमेंट का, थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि डेवलपमेंट होता है वो वैसे तो कॉन्टिन्यूस होता है साइकोलॉजी के हिसाब से, लेकिन जो एक इकलौते हमारे जीन पियाजे हैं वो मानते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ पियाजे मानते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूस होता है, बाकी कॉन्टिन्यूस होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स।
ठीक है। अप्रत्यक्ष विधि बतानी है प्रेरकों को मापन की। तो जो क्वेश्चन है वो है चेकलिस्ट है और इंटरव्यू, ये तीनों ही प्रत्यक्ष विधियों में आते हैं। प्रश्नावली, चेकलिस्ट और साक्षात्कार, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक, ये अप्रत्यक्ष विधि होती है। ठीक है। डायरेक्ट मेथड तीनों होते हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड है और हमें इनडायरेक्ट ही बताना था। थर्ड है व्हाट आर द बेसिस ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं। सबसे पहले तो सेल्फ कंसेप्ट का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था, वो कार्ल रोजर्स ने दिया था। इम्पॉर्टेंट है ये, कार्ल रोजर्स, ध्यान रखना। सेल्फ कंसेप्ट का जो कंसेप्ट है आत्म संप्रत्यय, तो इसमें सोशल रोल्स और बॉडी इमेज दोनों ही शामिल होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, अबव फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक, नोट बताना है, ऑफ इंट्रोवर्ट थिंकिंग। इंट्रोवर्ट थिंकिंग जो जुंग ने दी थी उसकी विशेषता नहीं है, बताना है। तो अंतर्मुखी चिंतन कौन सा होता है, जो आप में ही खुद में ही लीन रहते हैं बच्चे, खुद ना खुद कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, खुद में ही ऑब्जर्व रहते हैं, सेल्फ को सेंटर्ड मानते हैं, तो नहीं बताना है। ठीक है। तो सेल्फ सेंटर्ड तो है अंतर्मुखी की विशेषता। आशावादी, एब्जॉर्ड इन हिज ओन इंटेलेक्चुअल, ऑब्वियसली अंतर्वादी। सपोर्ट थ्योरी विद फैक्ट्स, हाँ अपने आप ही फैक्ट्स सोच के कुछ ना कुछ फैक्ट के आधार पर ही वो जवाब देते हैं, तो आशावादी नहीं होते। आशावादी जो विशेषता है वो बाह्यमुखी चिंतन का एक प्रकार है, अंतर्मुखी का नहीं है। जो बाह्यमुखी जो होते हैं, जो दूसरों के साथ सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, वो आशावादी ज्यादा होते हैं, अंतर्मुखी चिंतन का ये प्रकार नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ द ब्रेन अप टू 16 ईयर एज, 16 साल की आयु तक मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है, ये पूछा है। 16 साल की एज में, मतलब किशोरावस्था में जो भार है वो हो जाता है 1200 से 1400 ग्राम। राइट आंसर इज 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है अप्रोक्सीमेट वेट। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। थर्ड है विच साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज बुक हेरिडिटरी जीनियस। तो हमें पता नहीं कि जो हेरिडिटरी जीनियस थी वो बुक किसने लिखी थी, और उसमें ये बताया गया था कि किसी बच्चे की, दो बच्चों की अगर हेरिडिटरी सेम है, सेम माता पिता है, फिर भी उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो ये किस साइकोलॉजी ने बताया था, ये बताया था गाल्टन ने, फ्रांसिसी गाल्टन की ये बुक है हेरिडिटरी जीनियस। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का हमें डायरेक्ट मेथड बताना है। दो टाइप के मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो रिप्रेशन, ये हमने डिफरेंस मैकेनिज्म में पढ़ा था कि ये इनडायरेक्ट मेथड है। रिग्रेशन भी इनडायरेक्ट मेथड है। रैशनलाइजेशन भी इनडायरेक्ट मेथड है। विदड्रॉल एंड सबमिसिवनेस, यानी प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता, जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ जो भी बोलो उसको वो मान लेता है, आज्ञाकारी होता है बिल्कुल डायरेक्ट रूप से, तो ये डायरेक्टिव मेथड है एडजस्टमेंट का। थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाए, प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन फॉल्स अंडर द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय कोहलबर्ग। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की बतानी है। तो हमें पता है कि पनिशमेंट एंड जो ओबीडियंस है वो फर्स्ट स्टेज में आता है। प्री कन्वेंशनल लेवल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, गुड बॉय और नाइस गर्ल, ये कन्वेंशनल लेवल की विशेषता है, अच्छे से हमने पढ़ा था कोहलबर्ग की थ्योरी में। उसके बाद है लॉ एंड सोशल ऑर्डर, ये भी जो कन्वेंशनल लेवल की सेकंड स्टेज है उसमें आता है। तो ये दोनों कन्वेंशनल लेवल से है, ये प्री कन्वेंशनल से है। तो बचा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बच्चा बिल्कुल ही सोशल हो जाता है, सोसाइटी के अनुरूप सोचने लगता है, क्या अच्छा क्या बुरा। तो ये होता है सामाजिक अनुबंध पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे। यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, ये बताना है। इमोशनल स्टेबिलिटी, कंस्ट्रेनिंग मेंटल मूड्स, मेंटल मूड्स तो होते हैं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमें नहीं बताना है। एनजाइटी भी होती है, व्यवसाय की चिंता, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। फीलिंग ऑफ हीरोशिप पढ़ा हुआ है हमने कि वीर पूजा की भावना पैदा हो जाती है, किसी ने एक को अपना मॉडल मान लेते हैं बच्चे एडोलसेंस में। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। इमोशनल स्टेबिलिटी, जो संवेग होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो अस्थिर होते हैं, ठीक है, इनस्टेबल होते हैं एडोलसेंस में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज और स्किल्स दैट स्टूडेंट शुड मास्टर आफ्टर इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज।
ठीक है, उस ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए। देखो ऐसी कौन सी चीजें होती है जिसमें अनुदेशन की जरूरत पड़ती है और उसके बाद वो सीख जाते हैं। कंटेंट एनालिसिस ऐसा कुछ नहीं होता अनुदेशन में। एंड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम में ऐसा भी नहीं होता। एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यस, अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो होते हैं उनको अनुदेशन के बाद सीखा जा सकता है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामान्य लक्ष्य भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा 10th क्वेश्चन का। 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ गुड मेमोरी। गुड मेमोरी का कौन सा लक्षण नहीं है ये बताना है। ठीक है, नहीं है बताना है। तो रेपिडेटिव तीव्रता, तो अच्छी मेमोरी होगी तभी तीव्रता होगी। तीव्रता इसका सही है, मतलब गुड मेमोरी की पहचान है, हमें नहीं बताना है। एवरेज रिटेंशन, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ये तीव्र बच्चों में एक्यूरेसी भी होती है, अच्छी स्मृति जिसकी होगी। रिकॉल ऑफ राइट मटेरियल एट राइट टाइम, सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण भी वो कर लेते हैं, अच्छी मेमोरी की पहचान है। तो नहीं पूछा है तो एवरेज रिटेंशन इसका आंसर हो जाएगा। जो औसत धारण है वो एवरेज बच्चों में होता है, जो गुड मेमोरी जिनकी होती है उनमें नहीं होता। ठीक है, एवरेज रिटेंशन। एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है जिनकी गुड मेमोरी होती है ना, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट रिलेटेड विद बेंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी। बेंडूरा की नहीं है बताना है। ठीक है, तो बेंडूरा ने जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है और इन्होंने ना एक बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा इनका जो एक्सपेरिमेंट था, बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट। उसमें इन्होंने बताया था मॉडलिंग के बारे में और अनुकरण इमिटेशन के बारे में और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। बच्चा ऐसे सीखता है, समाज में किसी को मॉडल बना लेता है या फिर किसी का अनुकरण करने लग जाता है, किसी को देख के सीखता है। तो तीनों ही दिए थे, अडेप्टेशन नहीं दिया। अडेप्टेशन क्या होता है, अनुकूलन, ये बेंडूरा ने नहीं दिया। ठीक है, ये पियाजे ने दिया था। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुकूलन। 13th है विच इज द रैंकिंग रेशियो गिवन बाय शेल्डन फॉर प्रीडोमिनेंट एंडोमॉर्फिक पर्सन अकॉर्डिंग टू फिजिक। एंडोमॉर्फिक पर्सन पहले कौन से होते हैं जो शेल्डन ने दिया। एंडोमॉर्फिक बोलते हैं जो थोड़े मोटे टाइप के पर्सन होते हैं, जो खुश रहते हैं अपने आप में, खुशनुमा जिनका स्वभाव होता है वो होते हैं एंडोमॉर्फिक। शेल्डन ने बताया है 7:1 रेशियो में इनको बताया है शेल्डन ने 7:1। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा 13th क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। अगेन ये इरिक्सन से आ गया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इरिक्सन से ना आया हो। विच इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इरिक्सन। ठीक है, तो कौन सी स्टेज होती है, फिफ्थ बताना है। ये तो आप बता सकते हो यार, इतनी बार तो आपको बता चुकी हूँ कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन ये फिफ्थ होती है। इंडस्ट्री ये फोर्थ है, इंटीमेसी ये सिक्स्थ है और जनरेटिविटी ये सेवन्थ है। उसके बाद आती है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ठीक है, एरिक्सन की थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें बताना था फिफ्थ स्टेज, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ से। 15th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एज गिवन बाय गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने कौन सी नहीं दी, गिलफोर्ड ने दिया था त्रिआयामी सिद्धांत, है ना। तो फ्लुएंसी दी थी, फ्लेक्सिबिलिटी भी दी थी, ओरिजिनलिटी भी दी थी, इंक्यूबेशन नहीं दिया। इंक्यूबेशन क्या होता है, ये मेंटेन रखना, ये वही है जिसमें पहले प्रिपरेशन करते हैं फिर मेंटेन रखते हैं, ये वही है इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन नहीं दिया था, उद्भवन। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। गिलफोर्ड ने बुद्धि पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। 16th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हम पढ़ चुके हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में। पॉजिटिव कौन सा होता है, जिसमें जो प्रीवियस लर्निंग होती है वो नेक्स्ट लर्निंग में हमें सहायता प्रदान करती है। तो उसके कुछ पार्ट्स भी पढ़े थे, 3 टाइप के ट्रांसफर पढ़े थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो जो लेटरल ट्रांसफर, सिक्वेंशियल ट्रांसफर और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ये सारे पॉजिटिव के पार्ट हैं। जीरो ट्रांसफर बच गया, जिसमें ना तो प्रीवियस लर्निंग बाधा पहुंचाती है ना हेल्प करती है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, शून्य स्थानांतरण। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, बहुत इजी वे में समझाया हुआ है ट्रांसफर के बारे में। 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्राइड साइसेक्सुअल स्टेज। मनोलैंगिक अवस्था कौन सी नहीं है फ्राइड की, फैलिक है, एनल है और इसको आप याद रखते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है ओ, फिर आती है एनल स्टेज, फिर आती है फैलिक स्टेज। ठीक है, ओ आप, उसके बाद आती है लैंगिक स्टेज
ऑटोनॉमी स्टेज ये तो उसकी है इरिक्सन की, जो हमने पढ़ा था ऑटोनॉमी वर्सेस शीमेंडाउस सेकंड स्टेज। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। 18th है हु स्टेटेड दैट साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर। सिंपल सा इसका मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। तो ये किसने बोला था? ये बोला था मैकडुगल साहब ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम मैकडुगल। ठीक है। 19th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ साइकोफिजिकल मेथड ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोफिजिकल मेथड यानी कि मनोभौतिकी विधि कौन सी नहीं है, पूछा है। ठीक है। तो द मेथड ऑफ मिनिमल चेंजेस और मेथड ऑफ लिमिट्स, न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा, ये तो मनोभौतिकी विधि है। द मेथड ऑफ कांस्टेंट, हाँ स्थिर उद्दीपक, उद्दीपक तो स्थिर ही होना चाहिए। अभी हमारा जो उद्दीपक है वो क्या है, एस्टेट 2023 2 और 3 दिसंबर को जो होने वाला है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। थर्ड है द मेथड ऑफ एवरेज और मीन एरर, ये भी सही है, एवरेज और मीन एरर। तो ऑप्शन बचा मॉडिफाइंग, मॉडिफाइंग नहीं होता अभी, मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, मनोभौतिकी की विधि कोई नहीं है मॉडिफाई करना जो है वो है। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। 19th का 20 है नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस नॉलेज। द बेस्ट एक्सप्लेन्स द आइडिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके ओके। तो ये एडेप्टेशन वो आत्मसातकरण बोला गया है कि किसी भी नॉलेज में और नॉलेज ऐड करना, रीऑर्गेनाइज करना। तो ये होता है पियाजे, पियाजे ने दिया था। ठीक है। पता है ना, एकोमोडेशन की दी थी, इक्विलिब्रेशन और एडेप्टेशन तीनों ही पियाजे ने दिए थे। तो ये उसी की डेफिनेशन है। ठीक है। तो यहाँ से पियाजे राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। 21st है अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। वेरी इजी पढ़ा हुआ है। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज क्या बोला है? स्कीमा बोला है। ठीक है। एसिमिलेशन आत्मसातकरण, और एकोमोडेशन मॉडिफाई करना, इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन। ठीक है। तो स्कीमा यहाँ से राइट हो जाएगा। 22 an English teacher taught their students that plural of cat is cats, okay, plural of house is houses, plural of pen is pens. In this manner student by mistake made plural of mouse as mouses. Okay, this is an example of which type of transfer of learning। देखो गलती करी है ना, उन्होंने पहले सीखा था कि हाउस का जो प्लूरल होता है वो हाउसेज होता है, तो माउस का भी इन्होंने माउसेज बना दिया। तो ये बाधा पहुंचा गई। बाधा पहुंचाना होता है नेगेटिव ट्रांसफर। ठीक है। अगर पॉजिटिव में लेते तो पॉजिटिव, अगर हेल्प करती तो पॉजिटिव होती, और अगर कुछ हेल्प ना करते तो जीरो होता। ठीक है। और जो वर्टिकल है वो पॉजिटिव का ही पार्ट है। तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से उन्होंने माउस का माउसेज बना दिया, माइस होता है माउस का प्लूरल। गलती करती तो नेगेटिव ट्रांसफर हुआ है बच्चों का। 23rd विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। बाह्य निर्धारक पूछा है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का बाह्य निर्धारक है? इंटरेस्ट क्या होता है भाई? अंदर से आता है ना। हैबिट, क्यूरियोसिटी उद्दीपन की अवधि, आदत और क्यूरियोसिटी ये भी हमारी होती है अंदर की, ये आंतरिक कारक है। तो बाह्य ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस ये बाह्य कारक है, ये हमें कोई और देता है। 2 और 3 को एस्टेट का एग्जाम है, तो हमें बीच में जो टाइम मिला है पढ़ने के लिए, ये जो अवधि मिली है अपने स्टिमुलस को पाने के लिए, ये हमें किसी और ने प्रोवाइड की है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये बाह्य निर्धारक है। 24th मुरेज थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट, ये फिर आ गया। इस टेस्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मार्गन जो मुरे ने दी थी अपनी साइको एनालिटिकल थ्योरी, थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट में क्या होता है, 30 कार्ड्स होते हैं, 31 कार्ड होते हैं सॉरी, जिसपे 10 पे महिलाओं के चित्र होते हैं, 10 पे पुरुषों के होते हैं, और 10 पे दोनों के मिक्स होते हैं, और एक कार्ड खाली होता है। ठीक है। 25th विच ऑफ द फॉलोइंग इज IQ रेंज ऑफ मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। मॉडरेट कौन से बच्चों का होता है? अभी हम पढ़ा था कि बिलो 20 होता है वो बहुत ज़्यादा गहन होता है, 20 से 35 होता है वो जो बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, तो 36 से जो 51 होता है ये मॉडरेट होता है, और ये माइल्ड होता है। ये माइल्ड में आता है सबसे पहले माइल्ड, 52 से 67, 36 से 51 ये मॉडरेट में आएगा। तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 से 35 पूछे तो गंभीर होता है बहुत ज़्यादा, और बिलो गंभीर 7, और बिलो 20 तो बहुत गहन होता है। ठीक है, जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय एडलर। नोट पूछा है, नहीं नोट का ध्यान रखना। लेजी टाइप, रूलिंग टाइप, गो गेटिंग टाइप, इसके
टाइप तो रूलिंग टाइप दिया है, जो शासक के टाइप होता है, शासक करना पसंद करता है, टिकड़म बिड़ाता है, गो गेटिंग टाइप ऐसा भी होता है सिचुएशन के हिसाब से, बचकर निकल जाने वाले भी दिए हैं, लेजी टाइप नहीं दिया बस, ठीक है, ये तीनों दिए हैं। एडलर ने लेजी नहीं दिया। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 26 का। 27th, हाउ मैनी कार्ड्स आर यूज्ड इन रोशा इंक बोर्ड टेस्ट। ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, 2021 या 22 में कुछ आ चुका है। तो इसमें 10 कार्ड होते हैं, ध्यान रखना, रोशा में, जहाँ पे शाही के डब्बे दे दिए जाते हैं और वस्तुओं को पहचानना होता है, ठीक है। टैट में कितने कार्ड थे? 31। रोशा इंक वो टेस्ट में होते हैं 10। फर्स्ट ऑप्शन। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय स्प्रेंगर इन वैल्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हमने पढ़ा था, यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, थियोरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक और एथलेटिक। अगर आपको नहीं पता है तो भी आप पता कर सकते हैं कि एथलेटिक था वो किसने दिया था? क्रैशमर ने दिया था। पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक, है ना। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये क्रैशमर का है, ये तीनों स्प्रेंगर ने दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद शेल्डन ने दिए थे कुछ, वो एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। तो यहाँ से एथलेटिक फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा 28 का। 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब ऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम और गौण नियम। तो मुख्य नियम कौन कौन से थे? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में कौन से आते हैं? ध्यान रखना, रिवॉर्ड और प्राइज आता है। तो यहाँ से लॉ ऑफ इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, एक्सरसाइज कैंसिल हो जाएगा, रेडीनेस भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? लॉ ऑफ मेंटल सेट। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। थॉर्नडाइक आप नहीं भूल सकते, मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया हुआ है थॉर्नडाइक को, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। 30th और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। एडोलसेंस इज ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। बिल्कुल सही बात है, ये हमें बतानी है नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इन एडोलसेंस देयर इज अ वैग्यू इंडिविजुअल स्टेटस। अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति होती है, हाँ, हम नहीं समझ पाते एडोलसेंस के बच्चे कि उनकी स्थिति कैसी है, क्या चाहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। एडोलसेंस इज द थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्ट। सीढ़ी होती है, ये दहलीज होती है किशोरावस्था वयस्कावस्था तक जाने की, बिल्कुल सही है। देखो, ट्रांजिशनल स्टेज यानी बीच की स्टेज होती है किसकी, उसमें थोड़े बहुत चाइल्डहुड के लक्षण भी होते हैं और एडल्टहुड वाले भी आ जाते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशनल बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक सीढ़ी होती है, थ्रेशोल्ड होती है, दहलीज होती है एडल्टहुड की। तो ये भी सही है। बचा क्या? एडोलसेंस इज अ टाइम ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, वास्तविकता में नहीं, ये डे ड्रीमिंग का टाइम होता है। एडोलसेंस क्या होता है? डे ड्रीमिंग, जिसमें बच्चे कल्पनाओं में जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें बताना था रोंग, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा रोंग। तो अभी हमने किए 30 क्वेश्चन पीजीटी के, इससे पहले किए थे 30 क्वेश्चन टीजीटी के। तो आपने देखा होगा बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हमें मिली हैं, इसीलिए तो पीवाईक्यू करना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।